नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ से संबंधित आपका संख्या पद्धति, जो आपके सभी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और ये संख्या पद्धति अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक से पहले हम एक भूमिका बनाते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो संख्या पद्धति के अंतर्गत आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य और अभाज्य, या इसी के अंतर्गत हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर आज तक आपको समझ में नहीं आया है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए और हम इसको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से, यूँ कह सकते हैं कि इसको हम देसी तरीके से इस प्रकार बताएंगे कि ताकि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर समझ में आ जाए। यानी कि जो जितनी भी छोटी छोटी संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गया, इसको आप कैसे जानेंगे कि ये क्या संख्या है, कौन सी संख्या है, इसको किसके अंतर्गत रखें। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के हम आज इस पर चर्चा करेंगे। और ये हमारा मैथ का पहला टॉपिक यानी संख्या पद्धति से संबंधित है। इसमें हम अभी आपको एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक जितना भी सीढ़ियाँ आती हैं संख्या पद्धति में, सभी चीज़ों को बताएंगे। बशर्ते आप धैर्यपूर्वक आप हमारे वीडियो को वॉच करें। वॉच करने के बाद इसको आप नोट्स बनाएं। और ये मैं अक्सर कहना चाहूँगा कि यदि हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो इसी तरह परमानेंट आपको मिलता रहेगा। और छोटी छोटी जानकारियों के साथ आप बहुत बड़े मैथ के ज्ञाता हो जाएंगे। आइए हम अपना चालू करते हैं टॉपिक संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में पहला टॉपिक हमारा आपका यही होगा कि संख्या पद्धति में पहला टॉपिक आपसे यही पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो पहला शब्द तो हमसे यही पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो ये पहला चीज़ें हमारा यहीं से चालू होता है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जो आज तक हम पढ़ते चले आए हैं लेकिन उसको हम गिनती के स्वरूप में देखते चले आए हैं, उसको हम आज इस नाम से जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या जो आज तक आपने पढ़ा कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपने गिनती में पढ़ा, गिनने के माध्यम से पढ़ा, तो ये सभी चीज़ें आप किस में पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें आप प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है या प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, जो 1 से चालू हो करके ये अनंत तक जाती हो, इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यानी कि जितना आप गिनती आज तक पढ़ते चले आए हैं वही गिनती आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आज तक आपने गिनती पढ़ा तो इसको आपने नहीं जान पाया कि ये संख्याएं हम गिनती पढ़ रहे हैं, तो इस संख्याओं को और किस नाम से जानेंगे। तो इन संख्याओं को गणित में आप प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। अब प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा नंबर पे आ जाता है पूर्ण संख्याएं। और दूसरी चीज़ें ये भी है कि अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहें तो इसको कहते, ये अंग्रेजी जानना चाहें तो इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो चलिए यहाँ पे हम इसका अंग्रेजी भी लिखते चलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या में ज्यों ही आप जीरो स्टार्ट करते हैं, यानी कि ज्यों ही आप जीरो को इसी गिनती में आप मिला लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि पूर्ण संख्या 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से जितनी भी संख्याएं होती हैं
ये सभी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। यानी कि पूर्ण संख्या में आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही आपने जीरो बढ़ा दिया किसमें, ये प्राकृतिक संख्या में, जो आपने प्राकृतिक संख्या लिखा यानी कि जो आपने गिनती लिखा 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते हुए, उसमें मात्र आपने जीरो जैसे ही बढ़ाया ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आने लगता है। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। और इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, यानी कि ये पूरी संख्या। होल मतलब होता है पूरा और नंबर मतलब सिस्टम। यूँ कह सकते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो संख्या का पद्धति, इसको आप सिस्टम से जानते हैं। सिस्टम यानी कि किसी भी संख्या का एक लिखने का सिस्टम होता है, लिखने का एक तरीका होता है, उसको क्रम वाइज यदि आप लिखते हैं तब ये होता है आपका सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, पद्धति, हिंदी में पद्धति कहते हैं। तो ये संख्या पद्धति यानी कि नंबरों का ऐसा सिस्टम जो आपने आज तक तैयार किया, जो आपने आज तक गिनती में लिखा, गिनती में पढ़ा, इसी चीज़ों को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम आज तक आपने बहुत ही रटा, लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है पद्धति। अब आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्या किससे चालू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते हुए अनंत तक, जहाँ तक आपको याद है वहाँ से भी आगे तक ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में जैसे ही प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जीरो से आप लिखना चालू करेंगे, ये तुरंत आपका ये कहलाता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो मात्र इसमें जीरो का ही अंतर होता है। जैसे ही इसमें जीरो लिख दिया जाए, जैसे ये सभी 1 से लेकर के किसी भी अंक को लिख लीजिए तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुई, और जैसे ही आप जीरो को आप लिख लिए तो ये पूर्ण संख्या हो गई। अब इसी जीरो के माध्यम से या इन्हीं 1 से 9 तक के माध्यम से आप लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों तक की संख्याओं को आप लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि होल नंबर कहा जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे जो आता है ये आपका होता है पूर्णांक नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या इसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में आता है, यानी कि इसकी आप अगर हिंदी कहें या अपनी भाषा में कहें तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि पूरी संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत होता क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए पूर्णांक संख्या के अंतर्गत क्या क्या होते हैं। तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जैसे मान लीजिए आपने एक रेखा खींच दिया, अब रेखा के बीचों बीच आप ये शून्य बढ़ा देते हैं, शून्य बनाते हैं। अब इस शून्य की जैसे ही आप दाहिने तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे आप दाहिने की तरफ बढ़ते हैं ये तुरंत 1 2 3 4 इस तरह से ये प्लस में होता चला जाता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह से लिखते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो ये होता है प्लस। और इसके बाएं, जीरो के बाएं जैसे जैसे आप जाते हैं तो ये संख्याएं माइनस में होती हैं, -1 -2 -3 -4, यानी कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। और यहाँ भी कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। इन्फिनेटिव का मतलब होता है अनंत तक। यानी कि ये संख्याएं जीरो से अगर ये पॉजिटिव की तरह यानी कि प्लस की तरफ चलते हैं तो प्लस की तरफ भी अनंत तक की आप संख्याएं, जहां तक आपको याद हो वहां तक की संख्याएं। और जीरो से जैसे जैसे आप बाएं साइड में चलते हैं तो बाएं साइड में माइनस होता है, यानी कि जितनी भी ये माइनस की संख्याएं हैं अनंत तक का, ये सभी संख्याएँ क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि यह प्लस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों को जोड़ करके ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये पूर्णांक संख्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये पूर्णांक संख्याओं के बाद अब कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो इसके बारे में देख लीजिए।
तो हमें ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। एक से लेकर के सभी अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या। जैसे ही इस प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दिया जाता है, जीरो जोड़ दिया जाता है या जीरो से स्टार्ट किया जाता है, तो और अनंत तक की संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि होल नंबर, होल का मतलब होता है पूरी संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो कहीं पर छूटे ना, तो इसी को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद अब आता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या हमने बताया कि जीरो के दाहिने साइड जाते हैं तो ये सभी प्लस प्लस हो जाते हैं, और जीरो के बाएं साइड जैसे जैसे आते हैं ये सभी माइनस में हो जाते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को मिला करके, यानी कि जो माइनस वाला है और जो प्लस वाला है, इन दोनों संख्याओं को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, इसको पूर्णांक संख्या बोल देते हैं। और इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। यानी कि इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या ऐसी संख्याएं जो माइनस और प्लस से मिलकर के बनी होती हैं, इन्हीं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये तीन चीज़ों को आपने समझ लिया। अब अगली संख्या देखते हैं क्या आती है। यह संख्या पद्धति के अंतर्गत अगली संख्या आपकी क्या आएगी, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि आपने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब अगला संख्या आता है चौथे नंबर की, ये आता है सम संख्या। सम संख्या, अब आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप इसका परिभाषा देते हैं कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से कट जाएं, उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इवेन नंबर कहते हैं। इवेन नंबर, इवेन नंबर यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या को आप परिभाषित कैसे करेंगे कि ऐसी संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। जब दो से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या में कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे छोटा सा संख्या है 4, इसको भाग देने पर दो से पूरा पूरा कट जाता है, तो ये संख्याएं क्या है, सम संख्या है। इससे बड़ी संख्या लेते हैं जैसे 12, 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12, कट गया। यानी कि ऐसी संख्याएं जो पूरी पूरी कट जाएं, तो उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। लेकिन किससे कट जाएं, 2 से कट जाएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, इस तरह से आप याद रखिए कि ताकि एक ही जुबान से आप बोलते चले जाइए 100 तक, ये श्रृंखला खत्म नहीं होनी चाहिए। ये सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये संख्या आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में बताते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर को ये देखिए विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो ऑड नंबर में सेम इसी का विपरीत आता है। किसका, सम संख्या का विपरीत। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटे, जो 2 से भाग देने पर न कटे, उसी को क्या कहते हैं, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 से भाग देने पर कौन कौन सी संख्या नहीं कट रही। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 15, तो क्या 2 से भाग देने पर यह संख्या कटेगी। चलिए 2 7 14, बच गया कितना, 1, ये संख्या नहीं कटी। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या विषम संख्या में हो गया। जैसे छोटी संख्या लेते हैं 3, तो 3 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 1 कम 2, यहाँ भी 1 बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा। तो ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरी पूरी संख्या ना कटे,
उसी को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में क्या क्या आते हैं, तो जैसे में आता है 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से संख्याएं आ जाती हैं, आप जितना भी याद कर सकें। तो ये सभी संख्याएं, ये विषम संख्याएं आती हैं, यानी कि ऑड नंबर के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो सम संख्या के बारे में हमने बताया कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, तो ये इवन संख्या कहलाती है, यानी सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या के बारे में हमने, यानी कि ऑड नंबर के बारे में हमने बताया कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से न कटे, पूरा पूरा न कटे, उसी को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरह से संख्याएं क्या हैं, ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब विषम संख्याओं के अलावा देखिए, अब अगली संख्या क्या कहलाती है इस संख्या पद्धति में। अब अगली संख्या जो छोटी संख्या आती है वो कहलाती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, इसके नाम से देख लीजिए। ये कह रहा अभाज्य, यानी कि जिसमें भाग ना जाए, जिसमें भाग ना जाए वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये संख्या क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। और इसी अभाज्य संख्या को एक नाम जो आजकल प्रचलित रूप में चल रहा है, ये है रूढ़ संख्या। इसी को रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे आप घर पर रूठ जाते हैं तो बड़े बड़े लोग, आपके माता पिता मनाने जाते हैं, बाबू खा लो, बेटा खा लो, बहनी खा लो। तो उसी तरह से ये संख्या है। अब ये संख्या क्या है, जैसे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में इसी को रूढ़ संख्या कहते हैं, यानी कि ये रूठ जाता है। रूठ जाने के बाद ये भी खाना खाने नहीं जाता, यानी कि ये क्या करता है, ये किसी संख्या से नहीं कटता है, तो उसी को कहते हैं अभाज्य। यानी कि इसमें किसी का जो है बस नहीं चलने वाला है कि इस संख्या को कोई काट ले। तो अब देखिए ये संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो इन संख्याओं के अंतर्गत, यानी कि रूढ़ संख्या, यानी कि जो रूठ जाए उसको मनाने के लिए कोई नहीं आ सकता है। अब देखिए, यानी कि इसको मनाने के लिए कोई नहीं मना सकता है। तो इस संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं, तो इन संख्याओं में जैसे मान लीजिए 2 है। अब आप कहेंगे 2 है तो इसमें तो 1 का भी भाग चला जाएगा। अरे भाई, 1 तो ऑलराउंडर है, 1 ऑलराउंडर है, ये सभी संख्या को काट देता है। आप 1 लाख लिख लीजिए, 1000 लिख लीजिए, 1 करोड़ लिख लीजिए, वो कोई भी संख्या आप लिखेंगे तो उस संख्या को 1 तो काट ही देता है। इसके अलावा ये अपने से कटती है, खुद से। जितनी संख्या लिखी होती है ये खुद से कटती है। 1 और खुद को छोड़ करके ये किसी भी संख्या से ना कटे, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ गई, तो पहले आपने लिखा कि 2 आ गया। इसके अलावा 3 को देख लीजिए, 3 भी किसी संख्या से, 1 और 3 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसके अलावा है 5, 5 भी नहीं कटेगा। 7 है, 7 भी नहीं कटता है। इसके अलावा 11 है, ये भी नहीं कटेगा। 13 है, ये भी नहीं कटेगा। 19 है, ये भी नहीं कटेगा। इसके अलावा 23 है, ये भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार से आप बढ़ते चले जाइए, 29 है, ये भी नहीं कटेगा। इस प्रकार से आप बढ़ते चले जाइए। तो बढ़ते बढ़ते आप यहाँ यूँ कह सकते हैं कि अगर हम 50 तक की संख्याएं लिखें, तो 50 तक की संख्याओं में, चलिए लिख ही देते हैं 50 तक की संख्याएं कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अब जैसे हमने 29 लिख दिया, फिर 31 लिख दिया, फिर 37 लिख दिया, ये 37 भी अभाज्य संख्याएँ आ जाती हैं। 37 के अलावा हमारा 41 आ जाता है। 41 हो गया, 41 हो गया, फिर 43 हो गया, 43, फिर 47 ये आ गया। 47 के बाद
इसके बाद 57 आ गया, यानी 50 तक का हम लिख देते हैं। इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक संख्या और कहीं छूटी हुई है। अब यहाँ पे फिर से मिला लेते हैं कि 2 हो गया, 3 2 3 5 7 11 13, यहाँ पे एक संख्या छूटी हुई है 17, यहाँ पे एक 17 भी होता है, यहाँ पे आप डाल लीजिएगा 17, फिर 19 23 29 31 37 41 43 और 47। तो यहाँ पे यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर के 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पे परीक्षा आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 50 तक ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न क्या है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी प्रकार से। अब ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में ये रहेगा कि 25, दूसरे ऑप्शन में ये रहेगा 50, तीसरे ऑप्शन में रहेगा 30 और चौथे ऑप्शन में रहेगा 60। इस प्रकार से आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ें, यहाँ 25 नहीं, यहाँ 15 कर लीजिए, 25 यहाँ कर लीजिए, 15 25 30 और 60। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन में ये जो है पूछा जाएगा कि यानी कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 तक आप देखे हैं कि यहाँ हमने आपको बता दिया कि यहाँ टोटल कितनी संख्याएं हैं, मात्र 15 संख्याएं हैं। तो यह अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यहाँ तक कि 50 संख्याएं, यानी कि अभाज्य की जो जितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर के 50 तक, तो आप 1 से लेकर के 50 तक मात्र 15 संख्याएं ऐसे हैं जो ये अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपका ये पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक की टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं जो नहीं कटती हैं, यानी कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो नहीं कटती, किसी भी संख्या से ना कटे। तो 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये पूछा जाए 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 तक टोटल 15 संख्याएं हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गया। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी इसके बाद इसमें क्या पूछा जाएगा, और यदि मान लीजिए ये भी इसके आगे पूछ दिया जाए और डीपली में चलें और गहराई में इसके चलते हैं, तो अगर ये पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर के 200 तक का, यानी कि 1 से लेकर के 200 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, तो 1 से लेकर के 200 तक का, यानी कि मात्र ये 46 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेकर के 200 के बीच में आती हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हो गई। तो ये 3 क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1 से लेकर के 50 तक 15 संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 200 तक ये 46 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। आपने अब तक देखा कि अभाज्य संख्याएं, अब इसी के माध्यम से आप देखेंगे भाज्य संख्या। ये तो हो गया अभाज्य, यानी कि जिसमें भाग ना जाए। अब इसके बाद आप देखेंगे कि भाज्य संख्या कौन कौन है, यानी कि जिसमें भाग चली जाए। तो ऐसी संख्याओं को भी हम लिखते हैं कि जिसमें भाग चली जाए तो अभाज्य संख्याएं, यानी कि आप ये कह सकते हैं भाज्य संख्या। अब तक तो आपने देखा कि अभाज्य संख्या क्या था,
तो अभाज्य संख्या में हमने आपको बताया। अब ये हो गया भाज्य संख्या, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में आप देखिए कि कंपोजिट नंबर क्या है, यानी कि भाज्य संख्या क्या है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या से नहीं बल्कि अधिकांश संख्याओं से भाग चली जाए, यानी कि ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या से कट जाए, एक और खुद के अलावा भी किसी न किसी संख्या से कट जाए, उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या में कौन कौन से आते हैं? जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 4 है, जैसे में लिख लीजिए 4 है। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट जा रही है। यानी कि अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि जिसमें मात्र 2 ही हों, यानी कि काटने वाले केवल 2 हों। कौन कौन से? एक खुद से कटे और दूसरा 1 से कट जाए। ये संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन भाज्य संख्याओं में इसका कोई गणना नहीं है, ये किसी भी संख्या से काटी भी जा सकती है। अब जैसे 4 है तो इसको 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। तो यानी कि यह 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रही है। अब देखते हैं 4 के बाद कौन सी संख्या आती है। तो 4 के बाद आपका आ जाता है 9। अब 9 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 9 से भी काट सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिए 15 को देख लीजिए। इसी प्रकार से आप जितना भी संख्या आगे लिखते जाएंगे, 4, 9, 15, इसी प्रकार से आपका 20 है, इस प्रकार से आपका 25 है। इस तरह संख्याएं जितनी भी आप लिखते जाएंगे ये सभी भाज्य संख्या, यानी कि जिसमें किसी भी संख्या से भाग चला जाए, तो इसे ही कहते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के अंतर्गत आ गया ये सभी चीज़ें। अब इसके आगे हम क्या बताने वाले हैं कि अभाज्य संख्या, ये हो गया अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि ये भाज्य संख्या में अगर ये पूछ दिया जाए आपका कि भाज्य संख्या के अंतर्गत सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब आगे आते हैं जो आपका इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बताते हैं। चलिए उस पर आप टॉपिक लेते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट में क्या आता है कि इम्पॉर्टेंट में आता है कि जैसे आप देखेंगे कि परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्या होती है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परिमेय संख्या ये आपको कक्षा 6 और 7 में भी पढ़ाया जाता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो परिमेय संख्या को ये रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। पहली बात, रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, ये संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या यानी कि जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकें, ये परिभाषा दिया जाता है। P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन कब? जब आपका ये Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यह जो Q है, यानी कि जो हर है, ये हर आपका शून्य नहीं होना चाहिए। तो इन संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में ऐसी कौन कौन सी संख्या आती है जो परिमेय संख्या के अंतर्गत लिखे जाते हैं? तो यानी कि जिसका हर शून्य ना हो, इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी संख्याएं लिखी जाती है। जैसे आप गिनती लिखते हैं, पहला नंबर की आप गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह गिनती लिखते हैं।
तो जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं ये सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये 2 है तो आप कहेंगे कि 2 को हम कैसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, 2 को आप ऐसे लिख दीजिए 4/2। अब इसको काटिए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, कितना आया उत्तर आपका 2। तो इस 2 को आप इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप बटे के रूप में लिख सकते हैं तो ये बटे के रूप में जितना भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद ये अलावा और कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है, तो परिमेय संख्याओं में जैसे मान लीजिए अब परिमेय संख्या के अंतर्गत तो ये तो गिनती हो गया। इसके अलावा 22/7 ये अक्सर पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप मार्क लगा लीजिएगा पहले से ही। ये 22/7 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, या 2/5 हो गया, या 7/13 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याओं में यानी कि जिसे भी बटे के रूप में कोई भी संख्या हो वो संख्याएं आप बटे के रूप में अगर लिख सकते हैं तो ये सभी परिमेय संख्या होती है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकें ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये भी होता है कि जो ये Q ≠ 0 यानी कि Q का मान यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या आता है। तीसरे नंबर पर यह पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आप ये दशमलव में ऐसे लिख दिया जाए, चलिए लिख लेते हैं 54 यानी कि 54 लिख लेते हैं, 0.54। अगर इस पर बार लगा हो या ऐसे लिख लेते हैं 2-4 इस पर बार लगा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं यहाँ 4 आए, ऐसा मत समझिएगा कि जिसके अंत में 4 हो। अरे यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की संख्याएं भी क्या होती हैं, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, आपने समझ लिया कि परिमेय संख्या क्या होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता ये भी है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यानी कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, इसको रेशनल नंबर कहते हैं और इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर। यानी कि ये हो गया रेशनल नंबर और ये हो गया इरेशनल नंबर, IRATIONAL, इरेशनल NUMBER नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या में पहला नंबर यानी कि जिसको आप P/Q के रूप में न लिख सकें उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या में जैसे मान लीजिए आपका एक शब्द आता है पाई, पाई ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। यही 2 चीज़ें पूछा जाता है, 22/7 और पाई, ये किस में रखा जाए, तो 22/7 को परिमेय में रखेंगे और पाई को अपरिमेय में रखेंगे, क्योंकि पाई का जो मान होता है ये पाई का मान भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे पाई का मान 3.14 भी होता है, पाई का मान 22/7 भी होता है। अभी हम बताते हैं, ये आपको कन्फ्यूजन अभी भी होता होगा कि ये परिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए अभी हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे। तो ये जैसे हो गया पाई, इसके अलावा आप x लिख सकते हैं या x y z कुछ भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा ABCD आप जो भी लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होता है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, यानी इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दूसरी बात इसमें क्या है
कि दूसरे शब्द क्या है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत, तो दूसरे शब्द अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लिख दें करड़ी में 2 लिख दें, या करड़ी में 3 लिख दें, करड़ी में 5 लिख दें। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होती हैं ये करड़ी के अंतर्गत जो लिखी जाती हों, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सभी संख्याएं आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत इतना तो आ गया। अब इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा कौन कौन सी संख्या आ जाती है। ये जितने भी करड़ी में हैं, अब जैसे यहाँ चौथे नंबर पे देखिए, चौथे नंबर पे आ जाता है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे देखिए। अब जैसे लिख दिया जाए 2 करड़ी में 2 या 3 करड़ी में 5, 3 करड़ी में 5, इस तरह से जो भी संख्याएं लिखी जाएं ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके अलावा और देखिए, ये चौथे नंबर का, चौथे नंबर के जैसे कह दिया जाए कि करड़ी में 2 - 1 ऐसे लिख दिया जाए, या इसी चीज़ को बटे में लिख दिया जाए, करड़ी में 3 - 1 बटे करड़ी में 3 + 1 ऐसे लिख दिया जाए। तो ये सभी संख्याएं किस में लिखी जाएंगी? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत लिखा जाता है। अगर ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जैसे लिख दिया जाए करड़ी में 3 - 1 बटे करड़ी में 3 + 1 ऐसे लिख दिया जाए, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कहलाती हैं। अब आप इसको याद कैसे रख पाएंगे? तो देखिए, याद रखने का देसी जुगाड़ क्या है? ये देसी जुगाड़ ये है, जैसे इसको आप कह सकते हैं, आपके गांव में चोर और साह रहते होंगे, यानी कि जो है चुरा लेते हैं उनको चोर कहते हैं, जो उसको ईमानदारी से दे देते हैं उसको साह कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, ये क्या है? परिमेय संख्या को हम लिख देते हैं साह, यानी कि भाई ये चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, जितना रखा रहता है उतना बताता है, ये हो गया साह। और ये अपरिमेय को क्या लिखे हम? अपरिमेय को लिख देते हैं चोर। अपरिमेय को क्या लिखें? चोर। तो चोर का क्या काम है कि ये चुरा लेता है, फिर भी पूछने पे, पकड़े जाने पे भी कहता है हमने चोरी नहीं किया। तो अब देखिए, परिमेय संख्या यानी कि साह, तो साह कैसे ये हुआ कि जैसे अगर इसके पास 1 रुपया रखा है तो ये 1 रुपया दिखा रहा है कि मेरे पास भैया 1 रुपया है। 2 रुपया रखा है तो 2 रुपया दिखा रहा है, 3 है तो 3 दिखा रहा, 4 है तो 4 दिखा रहा। और ये क्या करता है? अपरिमेय करता है ये, कि जैसे ये पाई है तो ये पाई का मतलब ये है कि जितने लोग, अगर इसका मान पता है जितने लोगों को कि 22/7 होता है या 3.14 होता है, उतने लोग ही जानते हैं। अगर ये पाई का मान अगर किसी को नहीं पता है तो ये बताता भी नहीं है कि पाई मेरे पास है तो कितना है, ये छुपा करके रखा हुआ है। इसी तरह से XYZ, जैसे आप लिखते हैं कि राम की उम्र X वर्ष है। अरे X कौन सा वर्ष है भैया? X तो कुछ भी आप मान सकते हैं। X में आप 5 वर्ष भी मान सकते हैं, 50 वर्ष भी मान सकते हैं, 100 वर्ष भी मान सकते हैं, या त्रेता द्वापर युग भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे XYZ का कोई निश्चित मान नहीं है, और निश्चित मान न रहने की वजह से इसे क्या कहेंगे? चोर। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पे 2 और करड़ी में 2 आ गया। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि यह परिमेय है? तो हमने परिमेय में तो ये बता दिया था कि 1/2, 1/3, 2/5, इस तरह से जितने बटे में है, या ये बार का निशान लग गया तो ये जो है परिमेय संख्या है। लेकिन आप इसको कैसे जानेंगे कि यह परिमेय है? चलिए इसका हम उदाहरण देते हैं। अगर मान लीजिए दोनों, यह 2 हमने लिख दिया इसमें परिमेय, अब करड़ी में 2 हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया अपरिमेय है। तो चलिए, यह एक साह है और यह एक चोर है। इन दोनों को अगर गांव में भेज दिया गया, ये चोर क्या किया? आपकी मोबाइल चुरा लिया, और आप चिल्लाने लगे कि हमारा मोबाइल किसने लिया? ये दोनों लोग साथी हैं, एक ही साथ रहते हैं।
अब ये दोनों लोग भागने लगे। और जब भागने लगे तो आपके गांव वाले पकड़ेंगे, तो बताइए किसको मारेंगे, इसको मारेंगे कि इसको मारेंगे? तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोगों को मार खाएंगे, यानी दोनों लोग पकड़े जाएंगे और दोनों लोग मार खाएंगे। उसमें ये नहीं देखेगा कोई कि कौन सा चोर है कौन सा साह, क्योंकि चुरा करके दोनों लोग भाग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये चोर के साथ साह है तो ये भी पकड़ा गया, तो ये भी चोर ही समझा जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि यह अपरिमेय यानी कि चोर, इसको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि यह जो भी संख्या यह रस्सी में बंधी होती है। जैसे रस्सी में बंधने का क्या तात्पर्य है कि जैसे अगर हम करड़ी में लिख दें, ऐसे करड़ी में लिख दें 2, करड़ी में लिख दें 3, तो ये क्या है? एक प्रकार की रस्सी है। यानी रस्सी में कौन बांधे जाते हैं? जो चोर होते हैं। तो ये करड़ी में 2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 में क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये जितने भी रस्सी में बंधे जाते हैं वो जो है अपरिमेय संख्या यानी कि चोर होते हैं। और जितने बाहरी खुला घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साह कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप परिमेय और अपरिमेय के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि परिमेय और अपरिमेय के अलावा इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब उसको हम देख लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय से क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिख सकें, जैसे करड़ी में हमने बताया या पाई को हमने बताया। बताइए, पाई संख्या ऐसी है जिसे करड़ी में लिखा जा सकता है, उसको हम बटे में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए वो क्या है? अपरिमेय है। अब इसके अलावा क्वेश्चन आपके क्या क्या पूछे जाएंगे? पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित ये है कि ये पूछा जाएगा कि यह जो 1 है, संख्या 1, यह न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसको आप नोट कर लीजिए। यह एक संख्या ऐसा है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न से संबंधित आपका क्या है? प्रश्न नंबर दूसरे में आपका है कि जैसे अगर लिख दिया जाए 0, तो क्या आप जानते हैं कि ये 0 धनात्मक है या ऋणात्मक? आपको कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि ये 0 क्या है। तो 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। न ही ऋणात्मक है। यानी कि 1 जो है यह तो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसके अलावा 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? तीसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि 1 से लेकर के यानी कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य संख्या तो अभी हमने आपको बताया कि 1 से लेकर के 100 के बीच टोटल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। और यहीं पे अगर ये पूछ दिया जाए कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो यहाँ से 15 संख्याएं होती हैं जो 1 से 50 के बीच में होती हैं। और यहीं पे अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1 से 200 के बीच
कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो टोटल 46 अभाज्य संख्याएं ऐसे हैं जो 1 से लेकर के 200 के बीच आती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपका देख लीजिए कि यह अगर ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे यानी कि कह दिया जाए कि करड़ी में 5 और प्लस करड़ी में 7, अगर इसका वर्ग कर दिया जाए, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 7, अगर इसका वर्ग कर दिया जाए तो यह कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय? तो यह अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि रस्सी में वही बांधा जाता है जो चोर होता है, तो इसका अगर हम वर्ग करते हैं फिर भी ये रस्सी में बंध करके आते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या ही आती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 0 न तो भाज्य संख्या है और न तो अभाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन के लिए आपका 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक के अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं आपकी टोटल 25 हैं। 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्याएं 15 हैं। 1 से लेकर के 200 के बीच अभाज्य संख्याएं 46 हैं। और ये अगर करड़ी में लिखा है तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप जो है इस चैप्टर को यानी संख्या पद्धति में जितना भी हमने आपको बताया ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम पुनः कह रहे हैं कि आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो आपको परमानेंट छोटी छोटी चीज़ों से आपको अवगत कराया जाएगा। और इसी तरह से आप पढ़ते पढ़ते एक अच्छे गणितज्ञ के रूप में जाने जाएंगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा जो हमने आपको इतना क्वेश्चन बताया, इससे बाहर तो आपके जो है संख्या पद्धति में क्वेश्चन नहीं आते हैं जो छोटे लेवल में हों। अब इसके आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो अगले टर्न पर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन अगले टर्न पर लेते हैं। संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो हमारा आने वाला है, उसे आप इंतज़ार करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।